क्या? हाँ जी, तो बात कर रहे हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। देखो बात ये है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है ये फाइंड करने के लिए साइंटिस्टों में रेस लगी थी। इस रेस के विजेता थे वॉटसन एंड क्रिक, बट ये वो नाम है जो दुनिया के सामने आया। दो नाम और था जो दुनिया के सामने बहुत बाद में आया, रोज़ालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिक वेलिकेंस। ये दोनों एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक पे काम कर रहे थे एंड उसी पे लगे हाथ इन लोगों ने डीएनए पे भी स्ट्रक्चर फाइंड करने की कोशिश करी, बट पता नहीं कर पाए। पता फाइनली किसने किया? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो हम कुछ पॉइंट पढ़ रहे थे डबल हेलिक्स मॉडल के, जिसमें से हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि डीएनए में क्या होता है, एंटी पैरेलल बिहेवियर होता है। यानी डीएनए में अगर एक स्ट्रैंड 5 से 3 इस डायरेक्शन में है तो अगले स्ट्रैंड में 5 से 3 की डायरेक्शन उल्टी होती है। फिर मैंने कहा था डीएनए की जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट से बनी होती है। और तीसरा पॉइंट हमारा डीएनए क्या था, डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अपोजिट होते हैं। अगर आपको एक स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन पता हो तो दूसरे की आप खुद निकाल सकते हो। फिर हमारा चौथा पॉइंट था कि डीएनए में राइट हैंडेड कॉइल होता है इस तरह से। एंड हमारा फिफ्थ पॉइंट है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में होता है। अब हम डीएनए के और पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6, डीएनए के एक सिंगल टर्न के अंदर आपको 10 बेस पेयर मिलते हैं। सिंगल टर्न का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए, आवाज़ नहीं, ये रहा डीएनए, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डीएनए का एक कंप्लीट टर्न होता है। आधे सोचते सर नहीं 2 टर्न हो गया सर, देखो ये एक टर्न, ये नहीं 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 नहीं, कंप्लीट टर्न यहाँ से लेके यहाँ तक माना जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अगर फिज़िक्स का इस्तेमाल करें वेव ऑसिलेशन का, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि वेव कभी भी यहाँ पे पूरा नहीं होता। वेव पूरा तो दोबारा से ऐसे इसी पॉइंट पे आ जाए ना, क्योंकि आप जानते हो इसका भी एंगल पाई डिग्री, इसका भी एंगल पाई, इसको कट करके इधर ले आओगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा ना। तो कंप्लीट सर्कल तभी तो बनेगा जब यहाँ से लेके वहाँ तक जाएगा। यानी इस वेव की साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। अगर ऐसी दूसरी वेव भी आ जाएगी तो दूसरी वेव भी कहाँ कंप्लीट होगी? इसी पॉइंट पे। यानी दोनों वो वेव का कंप्लीशन इस पॉइंट पे, यानी ये इनका एक सिंगल टर्न माना जाता है। ठीक है, तो वैसे ही डीएनए में भी आता है। अब डीएनए के एक सिंगल टर्न में अगर देखा जाए तो कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? भाई सुनना ध्यान से, ये डीएनए का तो रियल स्ट्रक्चर है, बट अगर डीएनए को हम बिल्कुल सुलझा दें, बिल्कुल सिंपल कर दें, तो डीएनए को हम सिंपल करने के बाद कुछ कुछ ऐसा बना सकते हैं। डीएनए एक सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सीढ़ी के जैसा, उससे अलग नहीं होता, बस हल्का सा सीढ़ी को आप ट्विस्ट कर दो तो डीएनए बन जाता है। अब डीएनए में जो ये लाइन है, इस लाइन के अंदर क्या होता है? इस लाइन के अंदर एडेनिन होता है, थायमिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन, एडेनिन, मतलब इस तरह से बेस होता है ना। 2 बेस को मिला के क्या मैं एक बेस पेयर कह सकता हूँ, है ना? बेस पेयर यानी 2 बेस का मिलके पेयर बनेगा। यानी मैं एक सिंगल लाइन को एक बेस पे मानूंगा, 2 लाइन को 2 बेस पेयर, 3 लाइन को 3 बेस पेयर। तो आपको पता है एक सिंगल टर्न के अंदर आपको टोटल कितने मिलेंगे? 10 बेस पेयर। तो टोटल बेसिस कितने मिलेंगे? 20। ऑब्वियस बात है, एक बेस पेयर में 2 बेस, तो अगर 10 है तो 20। सोचो, यहाँ पर एक बेस पेयर आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो आप लोगों का दिमाग क्या कहता है कि सर 5 और 5 यहाँ पर ऐसे होगा? ऐसा नहीं है। डीएनए में जब इस तरह की कॉइलिंग होती है तो कॉइलिंग के बाद डीएनए में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, मतलब 40-60, 55-45 ये रेशियो चलता है मोस्टली। मतलब किसी एक में 6 मिलेंगे, किसी एक में 4 मिलेंगे। एग्जैक्ट 5 और 5 का हिसाब किताब नहीं होता। अच्छा, अब क्योंकि एक सिंगल टर्न में 10 बेस पेयर है, सिंगल टर्न की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर। देखो डीएनए है सो मैनी टर्न, डीएनए के पास बहुत सारे टर्न्स होते हैं। हर एक टर्न की लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। और इन 3.4 नैनोमीटर में कितने बेसेस आ रहे हैं? 10 बेस पेयर आ रहे हैं, सॉरी। तो 2 बेस पेयर के जो बीच का गैप है, ये गैप कितना होगा? सवाल यहाँ पर ये आता है। तो इसको देखो बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक लैंड एरिया है, ज़मीन है, और इसमें इसके 3 इक्वल पार्ट हमने कर रखे हैं। तो तीनों की चौड़ाई कितनी है? x चौड़ाई है। सोचो तीनों की अगर हम लंबाई को मिला दे तो 30 मीटर की लंबाई बनती है। तो बताइए हर पार्ट की लंबाई कितनी होगी? 10 मीटर। कैसे किया हमने टोटल को जोड़ा 3x और टोटल लेंथ निकाली 30। यहाँ पे x की वैल्यू आती 30/3 यानी 10 मीटर, यानी हर एक की कितनी आ गई? सोचो अगर क्या हो, मैं ऐसे 3 नहीं ऐसे 10 लिख दूँ,
तो 10x, और ऐसे ये 30 मीटर नहीं 3.4 नैनोमीटर कर दूँ, तो जैसे यहाँ पर आपने 30 को 3 से डिवाइड किया, तो अगर इसको मैं 3.4 कर दूँ तो यहाँ 3.4 कर देना, इसको मैं 10 कर दूँ तो उसको 10 कर देना, तो आपको दो के बीच का गैप कितना मिलेगा? हाँ, 0.34 नैनोमीटर। यानी हम लिखेंगे द गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। देखो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, दो बेस पेयर के बीच का गैप क्या है ना, बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि दो बेस पेयर तो ऐसा तो भाई मान के चलो कोई आपसे बोले मैंने एक बेस पेयर ये मान लिया और ये मान लिया, क्या इसका 0.34 का गैप है? नहीं ना, आपको बोलना दो लगातार बेस पेयर के बीच का गैप कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। और ये गैप इतना छोटा होता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल तक भी नहीं आ सकता। ये पता है गैप छोटा रखा क्यों गया? कारण सुनो, पहली बार डीएनए का शेप क्या है? डबल हेलिक्स। ऐसे शेप से होने से फ़ायदा ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब डीएनए को ख़तरा होता है पानी से या किसी अदर रिएक्टेंट से जो उससे रिएक्शन मार सकता है। तो डीएनए को हर हाल में अपने आप को दो चीज़ से स्टेबल रखना था, एक तो अपना केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ना, दूसरा अपना केमिकल कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं आने देना। ठीक है, अब डीएनए ने दोनों से बचने के लिए क्या किया? अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बना लिया कि देखो हेलिकल में क्या होता है, 360 डिग्री रोटेशन होता है ना, यानी कंपाउंड किसी भी डायरेक्शन से अगर डीएनए पे अगर अटैक करना चाहे तो डीएनए हर तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा, डीएनए ने कहा कि चलो मान के चलो वाटर हमारे पास आ भी जाता है, देखो वाटर एंट्री इन केस ले भी सकता है एंट्री, ऐसे मना तो नहीं कर सकते। तो डीएनए का अगर पानी अगर हमारे पास आके अगर हमारी स्टेबिलिटी ख़राब करना चाहेगा तो हम क्या करेंगे? हम डीएनए में जो दो बेस पेयर के बीच का गैप है, ये गैप इतना छोटा कर देंगे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आ ही नहीं सकता, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का साइज़ 0.34 नैनोमीटर से भी कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। तो सोचो डीएनए ने अपने बीच में गैप इतना रखा कि वाटर मॉलिक्यूल अगर आ भी गया तो भी बीच में नहीं आ सकता। यानी कि हर तरीके से डीएनए ने अपने आप को स्टेबिलिटी के तौर से बेस्ट बनाने की कोशिश करी है, बेस्ट से बेस्ट। डीएनए को पता है अगर मैं बेस पेयर के बीच का गैप बढ़ा दूंगा तो बीच में पानी के आने की जगह हो जाएगी, और पानी की जगह अगर बीच में मिल गई तो पानी आ जाएगा, और पानी आ गया तो बेस से रिएक्शन कर जाएगा, और बेस से रिएक्शन करेगा तो आप जानते हो डीएनए की सारी इन्फॉर्मेशन तो बेस के पास होती है। अगर बेस का कुछ हुआ तो पूरा डीएनए ख़राब हो जाता है। तो ये दो बेस पेयर के बीच का गैप कितना? 0.34 नैनोमीटर, बहुत छोटा गैप है। अब मज़े की बात सुनो, 10 बेस पेयर की लेंथ 3.4 नैनोमीटर की ना, अगर इसकी लेंथ देखी जाए सिंगल टर्न की लेंथ तो 3.4 नैनोमीटर में 10 बेस पेयर। आपको मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ, याद करना है ये तुम्हारे नीट का बहुत फेवरेट सेगमेंट है, मतलब रट्टा ही मारना है इसमें। जैसे ई कोलाई है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं। अगर मैं हमारी बात कर लेते हैं, हमारे ह्यूमन सेल की बात कर लेते हैं, ह्यूमन सेल में बात करता हूँ मैं हैप्लॉइड कंडीशन की, और जो डीएनए हमारे पास आधा होता है, तो 3.3 10⁹ बेस पेयर। फिर वायरस की बात करते हैं, एनसीईआरटी वायरस में एक लिखता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502 बेस पेयर। वायरस है ये, बैक्टीरिया नाम भले बैक्टीरिया लेकिन है वायरस ही है। एक आता 5174 बैक्टीरियोफेज, अगेन ये भी क्या है? वायरस। भाई नाम में बैक्टीरिया देख के मत चले जाना, ठीक है? बैक्टीरिया नाम देगा क्योंकि इसका काम है बैक्टीरिया को मारने का है, ये बैक्टीरिया का सुपारी किलर है। इसमें चेक करिए कितना? 5381 5382 चेक करने वाले में एनसीईआरटी में होगा। अब जल्दी चेक कर। अब मिला नहीं तुम्हें? 5386 याद, ये डेटा तुम्हें पहले बात तो एज इट इज़ याद करना है, एज इट इज़। अगर तुमने हल्का सा भी हेर फेर गया तो गए। देखो हाँ, देखो कितना आसान है। ह्यूमन में 3 × 3 9 पावर क्या है? 9। बैक्टीरिया में 4 × 6 पावर क्या है? 6।
ठीक है, तो तुम्हें हल्का सा क्लू मिल सकता है, बाकी तो याद करना। और हाँ, पीछे बेस पेयर लिखा है, बेसिस लिखा है, क्या लिखा है ये याद रखना, ठीक है। कौन सा? न्यूक्लियोटाइड्स। चलो भाई, पहले 6 पॉइंट के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मान लीजिए ह्यूमन के सेल में लेट सपोज 3 × 10⁹ बेस पेयर है, तो मैंने आपसे कहा है कि 10 बेस पेयर की लेंथ 3.4 नैनोमीटर होती है ना, 20 बेस पेयर की लेंथ 6.8 नैनोमीटर, यानी जैसे जैसे बेस पेयर बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगी। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर इतना बेस पेयर हमारे पास है तो हमारे डीएनए की लेंथ कितनी होगी? एक बार सॉल्व करो कॉपी में, इसको पॉज करिए। कितना आया? और यूनिट क्या आएगी? क्या है? नैनोमीटर। 1.122 मीटर भी ले सकते हैं, वो तो 10⁹ लग जाएगा। सुनो भाई, आपको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में पहले चेक करो आपको गिवन क्या है, पहले ये बता करो गिवन क्या है, क्या आपको दिएगा। आपको बेस पेयर की इंफॉर्मेशन दी गई है ना, तो सुनना क्या करना, क्या कर रहा है? तो सो जा। 6:30 हाँ, अब बात ये आ रही है कि 10 बेस पेयर की लेंथ कितनी है? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। आवाज़ नहीं। अब मुझे 1 बेस पेयर की लेंथ निकालनी, कितनी आएगी? 3.4 अपॉन में 10, ठीक है। मैं नैनो को चेंज कर रहा हूँ -9 में, पता है ना नैनो कितना होता है? -9। ओके, अब मुझे एक बेस पेयर की लेंथ तो पता ही है, अब मुझे पता करनी इतने बेस पेयर की लेंथ, तो क्या करूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ। 3.3 × 10⁹, यहाँ से गया ये डन। और जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर, अगर पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, करोगे तो आपका 112 के हिसाब से ये आएगा ना। ये इसको पॉइंट में लाओगे तो 1.1 मीटर के आसपास, यानी इतनी डीएनए की लेंथ कितनी मिलेगी? 1.1 मीटर। कर लोगे? एक और क्वेश्चन दूँ। मेरा क्वेश्चन नंबर अब की बार ये है कि लेट सपोज 6 × 6 10⁹ बेस पेयर है, तो बताओ डीएनए की लेंथ कितनी होगी? सिर्फ अपना आंसर निकालो, को बोलेगा कोई नहीं जब तक मैं ना पूछूं। आंसर निकालो लेकिन कोई बोलेगा नहीं जब तक मैं नहीं पूछूंगा। सब है मानसी हुआ? क्या हुआ? क्वेश्चन खतरनाक लगा। तेरी आवाज़ आ रही है उसमें, तो जितना बोलता है ना सब रिकॉर्ड हो रहा है उसमें। कोई नहीं, उन्हीं को भेज देंगे। हैं? ठीक है, मम्मी को भेज देंगे फ़ोन पे, भाई ये रहा, ये पढ़ाई हो रही है। क्या आंसर है इसका? तुम हो पागल, बोलो हाँ। मैंने इसको डबल ही तो किया है, तो लेंथ भी क्या होगी? सॉल्व कर रहे बैठ के। ऑब्जर्वेशन नाम की चीज़ रखो अपने अंदर। मैंने इसको डबल ही तो किया है। अच्छा, इसका डबल ये तो नहीं होता जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.3 × 10⁻18 बेस पेयर। डबलिंग में कहीं पावर डबल नहीं, सिर्फ उसका मेन वैल्यू डबल होता है। अरे हाँ कि ना? नीट का क्वेश्चन था ये। और जो मजे ली थे लोगों ने पता क्या,
एनसीईआरटी में लिखा जाता है कि ह्यूमन के सेल के पास 2.2 मीटर के लेंथ का डीएनए, सुनना ध्यान से, ठीक है। एनसीईआरटी ये पढ़ोगे आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि एक सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है जो कि धागे के रूप में होता है, डीएनए के हर एक सेल के एक सेल में 2.2 मीटर के लेंथ का डीएनए मिलता है, ये मिलता है। अब बच्चे को याद रहता है कि हमारे पास डीएनए कितना है, 2.2 मीटर के लेंथ का डीएनए। एक बार नीट के क्वेश्चन में सवाल क्या आया था कि क्या हो अगर हमारे पास 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हो तो हमारे डीएनए की लेंथ क्या होगी। अब इसका आंसर दो तरीके से निकाल सकते हैं कि चलो आपको नहीं भी पता है कुछ, अगर आपको सिंपल ये भी चीज़ पता है कि कितने बेस पेयर कितनी लेंथ होती है, तब भी आंसर निकालो कितना आएगा, 1.1। और इतना भी नहीं पता तो अगर आपने इतना पढ़ा हुआ है कि 2.2 मीटर के लेंथ के डीएनए में बेस पेयर होते 6 × 10⁹ बेस पेयर, हाँ कि ना। तो अगर हमें उसने बेस पेयर को हाफ कर दिया तो लेंथ को भी क्या करना है, तो उसमें आंसर तो 1.1, या तो ये कर लो। और जो दोनों तरीके से नहीं करके आ पाए वो कुछ अलग ही लेवल के गधे होंगे, ठीक है। अगली बार पहले चीज़ें ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ अगर चेंज किया तो कैसे किया गया। तूने सॉल्व किया था पूरा का पूरा क्वेश्चन? कुछ नहीं, उसका सदमा अभी तक गया नहीं है और रहेगा अभी 1-2 साल तक। हो गया? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर अगर 2 मान लेते हैं कि 1.36 mm ऑफ डीएनए, अगर डीएनए की इतनी लेंथ है तो बताओ इस डीएनए में कितने बेस पेयर आएंगे। माइक्रोमीटर, बहुत बढ़िया। माइक्रो का साइन ये होता है म्यू। अरे कभी कभी वो भी आता है, नहीं आता है। कब आता है? क्वेश्चन में फिजिक्स के, तो वो लिखता है माइक्रो लिखेगा फिर वो स्पेशली, तभी तो फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होता हमसे। और मैं ही खराब हूँ बस कुछ। हाँ भी करो इसका आंसर फटाफट। इस डीएनए की लेंथ में कितने बेस पेयर पाए जाएंगे? क्यों देख रहे हो मत वो बताओ क्या ये वाली है बैक्टीरिया की, ये वायरस की है। ये पहला वायरस जो दिखा था, दूसरा वायरस जो दिखा था। -12 बेस पेयर -12 क्यों आएगा बे? और 6 आएगा, सॉरी। हाँ ज़्यादा फर्क थोड़ी है, -12 और +6 नियर बाय तो है। सर सब चलता है, 19-20 का फर्क है ना। इंडिया से चलता है। 6 आएगा सर, प्लस का 6। जिसका गलत आया बांग्लादेश भेज दूंगा। मैं बांग्लादेश ही जाऊँ। महीने तो कभी भेजेंगे बांग्लादेश। पता क्या चल रहा बांग्लादेश में? अबे सरकारी खत्म होगी वहाँ, मिलिट्री टेक ओवर कर ली पूरी कंट्री। वहाँ की सरकार पलट की पूरी, तख्ता पलट हो गई, छूट गए सारे 518 सब टूट गया। लोग होटल जला रहे हैं, सब जला रहे हैं, स्टूडेंट्स मार रहे हैं, हिंदू टारगेट हो रहे हैं, पता ही नहीं क्या चल रहा है। थोड़ा न्यूज़ देख लिया कर। हाँ भाई आया आंसर? आया? देखो उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं जो आप बहुत कम करते हो। वेरी गुड। तो बात सीधी सी ये है, हमें गिवन क्या है लेंथ, तो
लेंथ रखोगे लेफ्ट में, यानी 3.4 नैनोमीटर में कितने आते हैं 10 बेस। देखो आपको डेटा यही रखना है यूज़, लेकिन बेस पेयर लेफ्ट में लिखना है या नैनोमीटर लिखना है लेफ्ट में, डिपेंड करता है आपको गिवन क्या है। आपको गिवन क्या है लेंथ, तो लेंथ गिवन में तो आप लेंथ लिखोगे राइट में, लेफ्ट में, और राइट में लिखोगे बेस पेयर। अब निकालो यहाँ पर 3.4 नैनोमीटर यानी 3 × 4 आई मीन मीटर इज इक्वल टू 10 बेस पेयर है ना। अगर मुझे मान लो 1 मीटर की लेंथ निकाल, 1 मीटर में कितने बेस पेयर आ रहे ये निकालना हो, तो 10 अपॉन में 3.4 इंटू में 10 की पावर 9, ठीक है। 1 मीटर में इतने बेस पेयर आते हैं, 2 मीटर में से डबल आएंगे, 3 में से डबल आएंगे। तो अगर मुझे इतनी लेंथ में फाइंड करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, लेकिन इसको कन्वर्ट करो पहले मीटर में, कर लो कन्वर्ट मीटर में। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/1000 मीटर, यानी इसको 10 की पावर बेसिक यूनिट पहले पता होनी चाहिए, फिर तो कुछ होगी भी। अब इसका मतलब ये होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -3। जब ये ऊपर जाएगा और जब भी पावर ऊपर जाती है प्लस हो जाती है ना, ये ऊपर गया 10 की पावर +9। जब भी दो कॉमन बेस होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है ना, तो यहाँ पे +9 और -3 कितना हो जाएगा, चलो कुछ तो आता ही है, यानी 10 इंटू में 3.4 ऊपर आ गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, इस 10 की वजह से क्या आ गया यहाँ पे 7 ऐड हो गया। भाई मैं बेसिक मैथ्स करा रहा हूँ, बायो नहीं है यहाँ, ये लग रहा हो। इसको तुम करोगे डिवाइड कितना आ जाएगा, हाँ तो 1 है आगे, पॉइंट पे गलत क्यों ले रहे हो? अच्छा ठीक है ऐसे ही काट दो छोड़ो अच्छा इसको करो कितना आएगा 1.36 अपॉन में 3.4 इंटू 10 की पावर 7 है ना। ये अच्छा 10 से मल्टीप्लाई कर तो बेटर रहेगा यहाँ पे, यानी 13.6 यानी 3 चौके 12 4 के आसपास ही आएगा ना, तो 4 ही आएगा, यानी 4 इंटू 10 की पावर 6 बेस पे है। मैं बता रहा हूँ पहले यहाँ बायो नहीं है, यहाँ मैथ्स है। अब तुम्हारी मैथ्स बेकार है, सर मैं कुछ नहीं कर सकता, जाके पकड़ो मैथ्स वाले को। अबे 10 तक तो मैथ्स पढ़ी होगी बेसिक, निशान तो बुरा ही मान गया। अरे भाई ठीक है मैथ्स है, क्या करें। आ गया, बताओ कैसे आया भाई, बता सकते हो। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, सबको नहीं आया, क्योंकि अगर झूठ बोला मैं क्वेश्चन और दे दूंगा ऐसे। फिर ये क्वेश्चन सिर्फ निशान से आपकी बार, कोई और नहीं करेगा। एक मिनट रुक, मान लो 2.2 अब की बार माइक्रोमीटर डीएनए है, डीएनए की लेंथ है, तो इसमें कितने बेस आएंगे। नहीं इससे निशान निकालेगा, हो गया आंसर, आ गया। तुम भी कर लो ट्राई, मना किसने किया। मैं हाँ वही तो ठीक है। ये खड़े हो गए हमारे पास, डर लग रहा है। मैं तो फोन में लगा लिया, फोन में लगा दिया। मैथ्स देखे तो प्राण सूख जाते होंगे तुम्हारे, है ना। मैथ्स आ गई, मैथ्स आ गई। नहीं आता क्यों, -6 -9 है
सब निकाला इसका आंसर? थोड़ी देर रुको ना। निकाल लिया इशिता? सर हमें सब सेम निकाल था, मैं तो किसी ने नहीं निकाला। दीदी मेरी कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी है। 0.6 है। मान से हुआ? आओ ओए, और क्या आंसर आया तेरा? भाई डिवाइड कर देगा। एक मिनट, मैं ये क्वेश्चन मैंने बारे में बहुत स्पेशल कॉज के लिए दिया है। हाँ आ गया आंसर? तेरा आ गया? ओ चम्मच चलो आ गया। 6 पॉइंट आगे नहीं। खुशी मैं 0 में छोड़ूंगा आंसर क्या था? देखो तुम लोगों पागल, बोलो हाँ। फिर कुछ करेंगे डबल। अरे बोलो हाँ। हमेशा ऑब्जर्वेशन किया करो, आंसर जल्दी हो जाता है। छठो 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 जब ये मीटर था तब कितने बेस पेयर थे हमारे डीएनए में? जब माइक्रो लगाया, माइक्रो मतलब क्या लगाया? 10 की पावर -6 लगाया, मल्टीप्लाई कर दो। हर जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले बोला हुआ है, किसी भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन जितना टेढ़ा लगता है उसका आंसर उतना ही सिंपल निकलता है। याद है लाइन? इतना दिमाग होता तो वही तो चाहिए। पता नहीं कटो कटो माइक्रो आगे, अबे क्या कर रहे हो तुम? समझ तो नहीं आया? समझ तो नहीं आया? जब 2.2 मीटर था तब आंसर था 6.6 10 की पावर 9, है ना? यही था ना आंसर? अगर मैंने इसमें माइक्रोमीटर लिखा, माइक्रो मतलब इनटू में 10 की पावर -6, तो अगर इसमें इनटू 10 की पावर -6 होगा तो आंसर में तो सेम चीज़ मल्टीप्लाई होगी। सोचना। मान ले लेफ्ट में 2 है, राइट में 6 है, ठीक है? मान ले अगर मैंने 2 लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया तो मल्टीप्लाई राइट में भी किससे करना पड़ेगा? 2 से ही तो करना पड़ेगा मैथ्स के हिसाब से। जैसा चेंज रखोगे लेफ्ट में वैसे चेंज राइट में भी आना चाहिए। बाकी में तुम्हारी 6 7 8 ले की मैथ्स कैसी है आप जानो, आपका चाहने काम, क्योंकि मेरा काम मैथ्स का तो है नहीं। हाँ हमारे में तो हमेशा सेम रहता है ना। हाँ वहाँ बैक्टीरिया का लगा, हमारे ले लगा। तो हम अब डीएनए के शांत भी शांत। अब हम बात कर रहे हैं, अबे कहाँ सेंटर लोग, रुक जा भाई। अबे 6 नहीं है पॉइंट यहाँ भी, लेकिन अबे 6 पॉइंट ही पूरा नहीं हुआ अभी। सुनो हम बात करते हैं विड्थ ऑफ डीएनए। दोबारा बोलने एक बार। विड्थ ऑफ डीएनए, डीएनए की चौड़ाई। वो आई थिंक नहीं, एक डब्ल्यू से शुरू होता है सेम ही है दोनों। हाँ भाई पूछो मैथ्स वाले से। बोलना ही मत है तुम्हारे पास की, जैसे तुमने आंसर दिए है ना अभी, बोलना मत मैथ्स है किसी के पास है। हाँ हाँ सुनो सुनो, अगर डीएनए को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया जाए, इसकी कॉइलिंग को हटा दिया जाए, तो डीएनए की चौड़ाई निकलती है 2 नैनोमीटर। कितनी लंबी
बॉडी है 2.2 मीटर। तुम्हारे शरीर में इतना डीएनए इस अर्थ के 4 चक्कर लगा सकते हो। हाँ, सारे अगर सेल के डीएनए जोड़ देना, हर सेल में 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए। बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो सोच। अब आपके एग्जाम में कई बार ना आपसे मजे भी ले लेते हैं, क्योंकि वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उनको पता है कि बच्चा है पागल, ठीक है। पागल तो मैंने बोला, बाकी तुम समझ जाओ, तुम मासूम समझते हैं आपको। उन्हें लगता है कि बच्चे कुछ पता नहीं है, तो वो पता क्या गेम, सुन तो लो बच्चे क्या गेम खेलते हैं। अरे सुन तो लो, ओ भीम सुन ले। भाई तो नाम चेंज कर लिया, अच्छा नहीं, बात ये आती है ना, बच्चों को पता है कि बेसिक सबके हिले पड़े होते हैं। आप बहुत ज़्यादा पेटेंट कर दो, आपके फिजिक्स बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और आपके बेसिक के इतने पर कच्चे उड़े मिलेंगे। आपको मोलैरिटी, मोल कॉन्सेप्ट, ये एवोगैड्रो नंबर पता ही नहीं होता, बट आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही वो कई बार क्या करता है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नैनोमीटर के फॉर्म में नहीं देगा, एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में देता है। एंगस्ट्रॉम जानते हो, 10⁻⁻10 मीटर वाला। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि बताइए एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, अगर मान लीजिए एक सिंगल टर्न की बात करी जाए, तो सिंगल टर्न की लेंथ वैसे तो नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर होती है, लेकिन जब इसे आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देना इसे एक बार। इसे 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 34 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर -9 होता है तो एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऐसे ही अगर आप डिस्टेंस बिटवीन टू बेस लिखते हो, या द लेंथ बिटवीन टू बेस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर में आप कितना, तो 0.34 नैनोमीटर। अगर आप इसे लिखोगे एंगस्ट्रॉम में तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करो 3.4, यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम डिफरेंस होता है दो बेस पेयर के बीच में। देख लो यूनिट का फ़र्क आ रहा है बस। ऐसे अगर मैं विड्थ ऑफ डीएनए की बात करूँ, तो जो विड्थ मैंने लिखा 2 नैनोमीटर, तो विड्थ में आप इसे किस में ले जाओगे, 20 एंगस्ट्रॉम। पता है ना, पहले 10 से मल्टीप्लाई फिर यूनिट चेंज। याद रखना, काम की चीज़ है। कई बार ना आप एग्ज़ाम में रट जाते हो नैनोमीटर के फॉर्म में। एग्ज़ाम में स्टेटमेंट में आता है दो बेसिस के बीच का, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। कहा तो सर नहीं, तो गलत लिख दिया इसने, हमें इसने पढ़ा तो 3.4 नैनोमीटर है। अरे जब आप यूनिट चेंज करते हो ना, तो उसके आगे की जो न्यूमेरिक वैल्यू उसमें भी चेंज आपको दिखता ही दिखता है। अगेन मैथ्स आपकी बेकार है, तो इसमें मैं क्या करूँ, जिसकी मैथ्स ठीक हो उसे पता ना। ये भीम ठीक है, बहुत परेशान है डायरेक्ट से, तो मैं क्या करूं। औरतों के भीम, ठीक है। इधर देखो, विड्थ ऑफ डीएनए की बात कर ली, अब बात करते हैं डीएनए में ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स की बात करते हैं। ग्रुप माने ग्रुप्स, डिप्रेशन, तेरे वाला नहीं, नॉर्मल अलग वाला। अरे वाह, लकली सही बन गया डीएनए मेरे से। ऐसा ही बनाना होता है डीएनए। हाँ, पानी वाला रुक जाओ, जल देवता सर्विस फास्ट है इसकी, बहुत फास्ट है भाई। तो तूने चालू करके थी वीडियो? हाँ फिर ठीक है। ब्राइट से पास्ता लाने वाला था। उसके बार कोड की फोटो खींच ली, ठीक है, जिसका भेज करता। उठा ला, लुढ़ गया तो नहीं जीने पे कहीं? फिर
तो बड़ी गंदी गलना है तो बाय बार कोड वो आपको पानी थोड़ी आएगा। ये देख लिया क्या इसका मतलब बाय बार कोड इसका दे देता हूँ मैंने अप्रूव कर दिया, रुक जाओ व्हाट्सएप कर दिया। आज ये नंबर है। जब से मेरी तो बहुत बड़ी सुनो बात कर रहे थे अपन डिप्रेशन की, इसके वाली नहीं, नॉर्मल अलग। डीएनए में अगर जैसे ग्रूव का मतलब डिप्रेशन होता है ना, जो पार्ट अंदर एम्बेडेड यानी अंदर चला जाए, तो यहाँ पर देखो ये वाला इतना पार्ट यहाँ पर एक डिप्रेशन से क्रिएट हो रहा है, हाँ कि ना। और आप देखो यहाँ पर भी एक डिप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे छोटा डिप्रेशन, यहाँ पे बड़ा डिप्रेशन, हाँ कि ना। ऐसे देखो यहाँ पर बड़ा डिप्रेशन, यहाँ पे छोटा डिप्रेशन, ठीक है। अब इस ग्रुप को कहते हैं माइनर ग्रुप और सामने वाले को बोलते हैं मेजर ग्रुप। तो ग्रुप दो तरह के होते हैं, वन इज़ कॉल्ड माइनर, सेकंड इज़ कॉल्ड मेजर। और अगर आपने डीएनए ऐसा बनाया जिससे माइनर और मेजर नहीं बन रहा है, तो आपने डीएनए गलत बनाया है। कैसे? तुम में से बहुत सारे लोग जो अपने आप को समझदार मानते हैं, वो तुम डीएनए जब बनाते हो, तुम्हें लगता है तुमने सबसे दुनिया का बेस्ट डीएनए बनाया है। कैसे? तुम्हें ना ऐसा वहम होता है, बोतल के अंदर बंद है। तो मेरे से नहीं बन रहा है। तो अब जैसा आपने ऊपर बनाया ना वैसा बनता है, फिर हमें लगता है खराब बनाया। पानी नहीं रहा, कैसी पेन चलाता है ये? नहीं 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 ये इसको दे दो करके दिखा देगा। क्या ये? Certain side. हाँ आगे लिख देते हैं। ऐसे कैसे? आप देखो इस डीएनए में, तो जैसे यहाँ पे देखो दोनों साइड से ग्रुप एक जैसा है ना, बस यही नहीं करना आपको। बस यही हो गया हर सारे नोट्स में अब। क्या कह रही है? ऐसे कोई बात नहीं। हाँ, तो आपको डीएनए बनाना ऐसे है कि माइनर कैसी बनाया पहले? क्या, हाँ पहले ऐसे ही बनाए हैं इन्होंने। क्योंकि मुझे वहाँ पे ग्रुप शो ही नहीं कर रहा था, मुझे ग्रुप यहाँ शो करना था ना। तो ऐसे बोलो ना जिसमें शो करना है उसको ठीक बनाना है। वैसी हमें बात। लगा सारे में ऐसे ही बनाना है। कोई बात नहीं भीम, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। चीन टपाक डमडम, इधर चीन टपाक डमडम, हाँ भूल गया मैं, सॉरी। हाँ तभी छोटा भी हुई था। हाँ अरे उसमें भी जाएगा, फिर मूवी में भी है। नहीं छोटा भी मैं सबसे पहले। अब शांत हो छोटा भीम। 7 8 पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट सुनो। मार दूंगा इसके एक बार। चलिए ये देखो। सर दो मूवी भी है। अच्छा पुराना लगा ये? ये मेरे को नहीं पता लगा। ओह इधर देख ले। अब मैंने आज की क्लास के लिए छुट्टी करी है स्कूल की। इधर में हाँ, बात ये है ना, हाँ तुम्हारी क्लास में मैंने बहुत बड़ी बली चलाई है क्लास। बेचार आज था प्रैक्टिकल, वो बेचार में कोस रहे होंगे आज बैठ के स्कूल में सारे बच्चे। आप प्रैक्टिकल भी कराते हो? हाँ यश की गलती है, मैंने कुछ नहीं बोला। ये जो नौवां बता रहा पॉइंट, ये वॉटसन क्रिक ने बताया था लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए थे, बस ऐसे हवा में तुक्का मार दिया। और क्योंकि प्रूफ नहीं कर पाए थे इसलिए डाउट था इस पे बहुत लोगों का। अब सुनो ये पॉइंट का मतलब क्या है। ये डीएनए है, डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ए और ए।
और इसको बोलते हैं पेरेंट डीएनए। पेरेंट डीएनए जब आगे चल के डिवाइड करेगा, 2 नया डीएनए बनता है और नए डीएनए को बोलते हैं डॉटर डीएनए। हर किसी को ये लगता है कि इस नए डीएनए में से पूरा का पूरा डीएनए नया होता है, ऐसा कभी नहीं होता। नए डीएनए में हमेशा आधा पार्ट होगा पुराना और आधा पार्ट ही नया बनता है। यानी जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर ये जो मैंने रेड वाला रिप्रेजेंट किया है, ये न्यू स्ट्रैंड हुआ। इसको मैं दिखाता हूँ, ए डैश, डैश का मतलब यहाँ पे नया स्ट्रैंड है और ए मतलब पुराना स्ट्रैंड है। तो ये भी पुराना स्ट्रैंड हो गया और ये हो गया ए डैश। अब आप देखो यहाँ पे कंप्लीट डीएनए का फॉर्मेशन, जिसको अपन बुला रहे हैं डॉटर डीएनए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि डॉटर डीएनए कम्प्लीटली न्यू है? कम्प्लीटली तो है नहीं नया। आधा पार्ट तो इसको एज इट इज़ पुराने डीएनए से मिल गया, सिर्फ आधा पार्ट ही तो नया बना है ना। तो यानी इसमें आधा पार्ट पुराने जैसा ही है। तो इसमें एक वर्ड आता है सेमी। सेमी का मतलब होता है हाफ। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है बचाना या बचा हुआ। बचे हुई चीज़ को कंजर्व कहते हैं ना, बचाना या बचे हुए को कंजर्व कहते हैं। यानी इस डीएनए में आधा पार्ट कंजर्व है, यानी आधा पार्ट पुराना है, सिर्फ आधा पार्ट ही क्या बना है? नया। वॉटसन क्रिक को ये मालूम था कि जब भी डीएनए नया बनता है तो नए डीएनए में से कभी पूरा डीएनए नया नहीं होता, सिर्फ आधा नया होता, आधा पुराना होता है। अब ये चीज़ बताई तो थी उसने, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाया था। इसीलिए आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ और वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हुआ था। वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 लोग आए थे, कौन? मेसेल्सन एंड स्टाल। मेसेल्सन स्टाल, इन 2 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, डीएनए शोज सेमी कंजर्वेटिव बिहेवियर। ठीक है, अब 9 पॉइंट हमने पढ़ लिया इसके। पहला पॉइंट क्या था इस मॉडल का? एंटी पैरेलल बिहेवियर, डीएनए के बैकबोन शुगर फॉस्फेट की बनी है। थर्ड, डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर किसके बेस पे पता लगा था? चारगाफ रूल के बेस पे। एंड फोर्थ पॉइंट, डीएनए में राइट हैंडेड कॉइल ऐसे ही होता है। एंड हमारा फिफ्थ था डबल हेलिक्स फॉर्म। देन 6, सिंगल टन में 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर लेंथ 3.4 नैनोमीटर, 2 बेस पेयर के बीच का गया 0.34 नैनोमीटर। एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करना है तो आप 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, देन आप यूनिट लगा दो एंगस्ट्रम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे कि अगर लेंथ देते हैं तो बेस पेयर कैसे निकालना है और बेस पेयर देते हैं तो लेंथ कैसे निकालना है। फिर हमारा है डीएनए की विड्थ कितनी है? 2 नैनोमीटर। एंगस्ट्रम में 20 एंगस्ट्रम की बात करी जाएगी। देन बात आती है कि डीएनए में ग्रूव्स पाए जाते हैं, माइनर एंड मेजर। अगर आपने डीएनए में ग्रूव्स नहीं बनाया तो आपका डीएनए टोटली गलत है। इसीलिए अगर आपका कभी एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना, ग्रूव होने चाहिए। अगर नहीं बोल रहा फिर तो कोई इतना मसले वाली बात ही नहीं है। फिर आता हमारा 9वां पॉइंट, डीएनए शोज सेमी कंजर्वेटिव नेचर, यानी डीएनए में हमेशा जब भी वो डिवाइड करेगा आधा डीएनए पुराना होगा और आधा डीएनए हमेशा नया बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वॉटसन क्रिक का मॉडल होता है ख़त्म। इसकी फ़ोटो क्लिक करो, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। जब ये रेप्लिकेट करता है तो बीच में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटता है। तभी अलग सर नीचे लग रहा है। सर हो गया। मेरी लाती है बैग अब यार चलो मालूम। नेक्स्ट क्लास में अगर यहाँ तक के नोट्स नहीं होंगे भाई तो मैं आगे चैप्टर नहीं बढ़ाऊंगा, याद रखना ही। कोई अगर टाल रहा हो ना कि नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाल दूंगा वीडियो, मैं डालूंगा लेकिन अभी नहीं, 1-2 महीने बाद। एडिट भी तो करोगे? तो वो तो मैं कर दूंगा अपलोड, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा। नहीं तो मैं इसके भरोसे आ जाओगे, फिर क्लास छोड़ोगे और नोट्स नहीं बनाओगे। प्लेलिस्ट बना रहे हैं। हाँ, तो ये मैं कर दूंगा प्लेलिस्ट का काम। ठीक है, बड़ी से बहुत ही मिल पाया। हाँ जी। अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं, हमने स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए पढ़ लिया था क्या? नहीं, चलो पढ़ते हैं। हाँ? वाटर वाला कह रहे हो ना? वाटर वाला ना नहीं, नहीं पड़ा। स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। अगर तुम्हें याद हो तो डीएनए में एक तो नेगेटिव चार्ज होता है और अच्छा एक पॉजिटिव। चलो ना, इधर
मालूम पड़ रहा है क्यों छोड़ के गई है वो? ऐसे आंसर देगा ना? चीनी का नमक डल गया था चाय में। नहीं, तेरे आंसर से मालूम पड़ रहा है। हाँ भाई देखो, डीएनए में दो नेचर होते हैं, एक एसिडिक और एक नेगेटिव। हाँ हाँ, अरे अलग चीज़ है भाई ये। अब कराया नहीं कराया ये, रुक जाओ। सपने में पढ़ते डीएनए अपने मोहल्ले का वो बिगड़ा लड़का है जिसको सेल कहता है कि तू सुधरेगा लेकिन शादी के बाद। जो डायलॉग तुम्हें भी सुनने को मिलते होंगे ना कि जितनी करनी मौज मस्ती कर ले, शादी के बाद देखते तेरा क्या हाल होता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। सर वो डायलॉग मारने से पहले घर से बाहर हाँ तो पहली बार निकल जाता है ना, कमाई निकल जाता हाँ, यही तो सवाल अब यहाँ पर ये आता है। अरे बाद में चुगली कर ली भाई, ये देख है। लड़कों में लड़की हरकतें आ रही है। क्यों बातें कर रहे हैं इतनी? मुझे को भी बता रहा था। चमन चमेली वाला केस है। हाँ, तो डीएनए में दो चीज़ें, नेगेटिव और एसिडिक। डीएनए इसीलिए अनस्टेबल है, कोई भी कंपाउंड जिसपे चार्ज हो वो स्टेबल हो ही नहीं सकता। इसको स्टेबल करने के लिए डीएनए की लड़की बुलाई गई, लड़की का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। पढ़ लिया हमने। लेकिन डीएनए की रिक्वायरमेंट ये, लड़की हमें चाहिए अमेरिका की, हम इंडिया की लड़की से शादी नहीं करेंगे। अरे वाह, और अमेरिका में इसने एक जगह पसंद करी, लॉस एंजलिस। लगता है ना सर। यानी इसको लड़की कहाँ की चाहिए? लॉस एंजलिस की। पता ना कहाँ है? यहाँ से आगे निकलते का जो काली मंदिर है ना, काली मंदिर से जब राइट हल्का सा होता है, राइट होता है हल्का सा। नहीं नहीं, अरे वो तो वो स्विट्जरलैंड तक पहुंच गया तू। इधर नीदरलैंड के साथ में तो अपना ये नहीं, ये तो रहा है कि नहीं। अच्छा, तो इसको कहाँ की लड़की पसंद है डीएनए को? लॉस एंजलिस की। अब सुनो, हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि बिल्कुल इससे अपोजिट होता है, यानी उसके पास चार्ज होता है पॉजिटिव और नेचर होता है बेसिक। और आप भी जानते हो कि एसिडिक और बेसिक जब कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, एंड प्लस और माइनस करेंगे तो जीरो यानी न्यूट्रल हो जाएगा। यानी हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को स्टेबलाइज करने का काम करेगा, क्योंकि हिस्टोन के पास बिल्कुल अपोजिट नेचर है। अब सवाल आता है, हिस्टोन प्रोटीन की बात करी जाए तो पहले थोड़ी सी कहानी सुनते हैं, हिस्टोन की है क्या। रुक जा, ये वही कहानी है क्या जो आप उस दिन खड़े होकर गए थे? नहीं, एसिड है तो बेस कैसे है? वो अलग है। हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन बेसिकली आप जानते हो ये एक प्रोटीन है, जी सर। और प्रोटीन किससे बना होता है? चैन ऑफ एमाइनो एसिड। ये तो सही बता रही है। एमाइनो क्या चल बे, ये तेरे तीनों तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, तीनों तरह के होते हैं, कैटेगराइज होते हैं। तो चैन ऑफ, सोचो अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन की बात करूं तो ये, अगर ये एक चैन है तो इस चैन के अंदर जो ये छोटी छोटी सी यूनिट्स आप देख रहे हो जिनसे मिलके चैन बनी है, इसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? अमाइनो एसिड। सुनते भी तो, प्रोटीन बेसिकली एक स्ट्रक्चर, एक चीज़ से मिलकर बना होता है, उसका नाम क्या है? अमाइनो एसिड। अब यूँ तो देखा जाए तो ये तीन तरह का होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। सोच के देखो कि यहाँ पर ये रहा हिस्टोन प्रोटीन की चैन, और हिस्टोन प्रोटीन की चैन में एसिडिक अमाइनो एसिड भी है, बेसिक भी है, न्यूट्रल भी है। अब जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ इसका मतलब है वो बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। आप क्या देखोगे, हिस्टोन के अंदर ज़्यादातर अमाइनो एसिड आपको बेसिक ही मिलेंगे। जहाँ मैंने रेड मार्क नहीं किया इसका मतलब ये एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन जहाँ मैंने मार्क कर दिया वो बेसिक है। तो हिस्टोन में जितने भी अमाइनो एसिड हैं उसमें से 80% अमाइनो एसिड कैसे हैं? बेसिक है। मैं ये नहीं बोलूँगा इस पर सिर्फ बेसिक ही है, ये कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये कहना बेटर रहेगा कि ये हिस्टोन प्रोटीन के पास बेसिक अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब मुझे बताइए, ये बेसिक हो गया, मान लीजिए ये एसिडिक हो गया, तो ज़्यादा कौन है? बेसिक है ना, तो नेचर कौन सा आएगा? बेसिक ही आएगा। और बेसिक अमाइनो एसिड यहाँ पर दो देखने को मिलते हैं इसके पास, एक लाइसिन और एक आर्जिनिन, ठीक है, लॉस एंजलिस। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन, इसके पास दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ये दोनों बेसिक होते हैं। अब इतने ज़्यादा बेसिक अगर ये कैरी करेगा कंपाउंड तो नेचर तो बेसिक ही आना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है हिस्टोन प्रोटीन बेसिक क्यों है, तो बोलना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अमाइनो एसिड, वन इज कॉल्ड लाइसिन एंड सेकंड इज कॉल्ड, इनकी वजह से बेसिक है ये।
अब सवाल होता है प्लस चार्ज कैसे कैरी कर रहा है। तो अगर तुम्हें याद हो किसी भी अमाइनो एसिड में एक स्ट्रक्चर होता है कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, NH2, फिर H ग्रुप, फिर R ग्रुप। जो R ग्रुप है यहाँ पे कार्बन की चेन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइड ब्रांच, है ना। ये साइड ब्रांच होती है किसी भी अमाइनो एसिड की। किसी भी अमाइनो एसिड में ये तीन चीज़ें सेम होती हैं, NH2, H, CH। जो चेंज होता है वो है चौथे वाला ग्रुप। अब चौथे वाले ग्रुप जिसको साइड चेन कह रहे हैं, इसमें प्लस चार्ज देखने को पाया जाता है। इन्हीं लाइसिन अर्जिन भर के प्लस चार्ज भरा होता है। तो हम क्या देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, हम बोलेंगे साइड चेन या साइड ब्रांच, आप जो नाम चाहो वो बोल सकते हो। यानी इसकी लोकेशन क्या है, साइड ब्रांच में। और ये तो खैर हमने देख ही लिया। आपको पता है हिस्टोन वैसे जैसे एक मांझा होता है, मांझा एक धागे की तरह होता है, लेकिन इस धागे का भी हम एक बॉल बना सकते हैं। अगर सारे मांझे को ऐसे पकड़ के उलझा दोगे तो पूरा बॉल बन जाता है ना। जैसे 15 अगस्त आने वाला, तो हमने पतंग उड़ाई, कटी की पतंग, ठीक है, तो आप सारा मांझा कलेक्ट करते हो और दुनिया के सारे चोर आपका मांझा लेने के लिए बैठे भी होते हैं, तो आप सारा मांझा इकट्ठा करते हो। अरे हाँ, तो मांझा जैसे आपने इकट्ठा किया तो आपने मांझे से पूरा एक बॉल लाइक बना लिया। तो हिस्टोन प्रोटीन बॉल के जैसा होता है, लेकिन वो बॉल धागे से बना होता है। उस धागे का नाम क्या, बेसिकली प्रोटीन। अब हिस्टोन का जब आप देखोगे तो हिस्टोन का एक दूसरा नाम भी है। हिस्टोन को हिस्टोन ऑक्टामर भी बुलाया जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। ऑक्टा मतलब 8। कैसे, हिस्टोन 8 छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है। तुम ये सोचो कि जो मैंने मांझे की बॉल बनाई है, ऐसी तुम्हें 8 बॉल लेनी है। इन 8 को मिलाकर अब आप एक बड़ी बॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस एक बड़ी बॉल के अंदर 8 छोटी बॉल है कि नहीं, तो वहाँ पर जो बड़ी बॉल है दैट इज़ हिस्टोन, और जो छोटी छोटी यूनिट्स है ये है हिस्टोन की यूनिट, सब यूनिट कह सकते हो। कौन कौन सी होती हैं, H2A, H2B, H3, ये नाम है उन बॉल के। और हर बॉल पेयर में मिलता है। इसके भी 2 बॉल होंगे, ये भी पेयर में मिलेगा, ये भी पेयर में मिलेगा। सोचो हर एक प्रोटीन अगर पेयर में मिल रहा है तो टोटल कितने मिलेंगे प्रोटीन, 8 मिलेंगे यूनिट। देखो 2 इसके 2, 4, 6, 8। और जब ये 8 सब यूनिट यानी 1, 2, 3, 4, जब ये 8 सब यूनिट आपस में मिलेंगे तब जाके कंप्लीट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन। पहला क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन कितनी सब यूनिट से मिलके बना होता है, आंसर इज 8, है ना। क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे 8 का नाम तो आप बोल देना। 8 का नाम सिंपली है H2A। अच्छा क्योंकि सर H1 कहाँ गया, H1 बताऊंगा अभी। H1 भी होता है बट H1 इसका पार्ट नहीं होता, H1 अलग होता है, ठीक है। तो मान लो चक्री और मांझा, चक्री को मांझे में कभी काउंट नहीं करते, ठीक है, बट दोनों एक साथ मिलते हैं हमेशा, है ना। तो वैसे कुछ कुछ यहाँ भी बात आ रही है। तो हिस्टोन ऑक्टामर मान लीजिए ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर, और ये मैंने साइड ब्रांचेस निकाल दी इसके, ठीक है, बॉल की। और यहाँ पे क्या चार्ज परसेंट है, प्लस। एंड जस्ट इमेजिन कि अब इसके ऊपर जो है वो जो हमारा DNA है वो DNA इसके ऊपर इस तरह से रैप कर जाता है। ये रहा DNA इसके ऊपर ऐसे रैप कर गया। अब सोचो DNA पे चार्ज क्या है, माइनस। ये जैसे साइड चेन के संपर्क में आएगा कैसा होगा, DNA न्यूट्रल। साथ ही DNA जिस चीज़ के ऊपर रैप कर रहा है वो तो बेसिक है, और DNA क्या है, एसिडिक। जब एसिडिक बेसिक के ऊपर रैप करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल। यानी DNA हर लिहाजे से अब हो गया न्यूट्रल। यानी DNA किसके साथ खुश है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ खुश है। लेकिन जब ये DNA इसके ऊपर रैप करता है तो ये DNA हिस्टोन से अलग भी तो हो सकता है। अगर आप एक बॉल के ऊपर रस्सी को लपेटेंगे तो जैसे ही आप हाथ छोड़ेंगे सारी रस्सी अलग हो जाती है ना। तो वैसे यहाँ पर ना एक प्रोटीन होता है H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन यहाँ पे एक स्टेपलर की तरह काम करता है। सोचो आपने एक बॉल के ऊपर रस्सी को रैप किया और आपने स्टेपलर से पिन मार दी, तो जहाँ से उसने एंट्री ली थी उस बॉल पे लगने के लिए वहाँ पे, और जहाँ पे एग्जिट लिया था, उन दोनों पॉइंट पे स्टेपलर मार दोगे तो आप अगर हाथ हटा भी लोगे तो भी इस बॉल से रस्सी उसी फॉर्म में रहेगी, है ना। तो वैसे ही काम यहाँ पर किसका है, इस H1 का। ये रहा H1, लेकिन H1 हिस्टोन के अंदर नहीं आता। नाम भले ही H से शुरू होता है लेकिन हिस्टोन में काउंट नहीं होता। हिस्टोन में काउंटिंग H2 से होती है। तो H1 यहाँ आ गया तो अंदर क्या आ गया, H2A, H2B, H3, H4। आधों को ये लगता है कि 7 अंदर होते हैं प्रोटीन, 8वां ये है, पूरा मिलाकर हिस्टोन ऑक्टामर। नहीं, 8 प्रोटीन अंदर है 8, और ये है 9वां, और ये इसमें काउंट होता ही नहीं है।
इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जब डीएनए अटैच हो जाता है हिस्टोन से तो उसको इंटैक्ट रखे, अलग ना होने दे। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है हिस्टोन प्लस डीएनए, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। अब आप सोचो हमारे पास 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है ना, इतने है ना हमारे पास 6 × 10⁹ बेस पेयर। सोचो मुझे कितने न्यूक्लियोसोम चाहिए अपने डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि देखो पूरा 2.2 मीटर के लेंथ का डीएनए तो यहाँ पे आ नहीं सकता एक बॉल के ऊपर। तो अगर मैं 200 बेस पेयर यानी इसको मैं 2 × 10⁻² करता हूँ तो कितना आ जाएगा 10⁷। इसको करो 3.3 यानी 3.3 × 10⁷ बेस पेयर। इन शॉर्ट बोलूँ अगर इसे आप लेकर आओगे इसमें तो ये हो जाएगा 33 × 10⁶। इसको यहाँ पे ले आओ, समझे कितना 3.5 करोड़। अब हमें 3.5 करोड़ हमें हिस्टोन चाहिए होंगे। इसका मतलब ये ना 3.3 × 10⁷ का मतलब क्या हुआ 3.3 करोड़ CR है ना ये, यानी इतने न्यूक्लियोसोम आपको चाहिए। इतने न्यूक्लियोसोम के ऊपर जब ये सोचो एक सिंगल डीएनए को 2.2 मीटर के लेंथ के डीएनए को इतने सारे हिस्टोन चाहिए, तब जाके पूरा डीएनए स्टेबलाइज होगा। सोचो ना हमारे पास 6.6 10⁹ बेस पेयर है, उसमें से 200 बेस पेयर को सिर्फ एक हिस्टोन ही एडजस्ट कर सकता है, तो बाकी कैसे होंगे एडजस्ट? उनके लिए फिर हमें और हिस्टोन चाहिए होंगे। तो कितने चाहिए बस आप डिवाइड कर दो नीचे 200 बेस पेयर से आ जाएगा, इतने आपको हिस्टोन और चाहिए। तो मतलब लेके चलोगे तो मिलियंस में पहुंच जाएंगे नंबर, ठीक है। तो पहले काम करो, इतने फोटो क्लिक करो। दिखाओ ना ऐसा क्या बैग है भाई। कुछ गिरा दो। सोचो ये बैग है, सोचो मैं कहता हूँ खलीज बैग में आ जाएगा, कुछ भी फेंक रहे। आ जाएगा भाई। और काटना वाटना नहीं है भाई उसे। डीएनए तक मान से डोरेमोन वाली small- सवाल ये है कि इतने से बैग में एक 7 फीट का छोटू इंसान कैसे आ जाएगा? डोरेमोन वाली स्मॉल लाइट। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे साथ उठता है। हमारे एक सेल में डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर और हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी जो साइज़ निकल जाता है 10⁻⁻10 मीटर या -8 मीटर तक जाती है। 10⁻⁻10 मीटर अगर रियल में बताऊँ कितना होता है तो सोचो आप 1 मीटर के 1000 करोड़ टुकड़े करो, 1 मीटर के 1000 करोड़ टुकड़े इक्वल, तो उसमें हर एक टुकड़े की लेंथ कितनी होती है 10⁻10 मीटर। कोई बात नहीं, शाबाश, डेडिकेशन तो इसे बोलते हैं। तो भाई बात करते कुछ और नहीं खाऊंगा। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज़ भाई काफ़ी छोटा होता है, 10⁻⁻10 मीटर से भी छोटा होता है। ये इतना होता है कि मैंने कहा ना 1 मीटर के 1000 करोड़ टुकड़े करो, उसमें से हर एक टुकड़े की लेंथ इतनी होती है। एंड जस्ट इमेजिन कि इसके अंदर जो मीटर तो छोड़ो, मीटर का 1/4 पार्ट भी नहीं है, मतलब कितना छोटा पार्ट है, इसके अंदर मैं आपसे बोल रहा हूँ 2.2 मीटर के लेंथ का डीएनए रहता है। लग रहा है जी सुनने में यार ये कैसे हो सकता है? सोचो 2.2 मीटर के लेंथ का, सोचो इससे कितने टाइम ज़्यादा होगा ये भी नहीं पता होगा। बहुत बढ़िया, कौन किससे कितना? तुम्हारी बेसिक के तो परखच्चे उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? 20 करोड़। क्या पूछा था आपने? 10⁻⁻10 मीटर और 2.2 मीटर में ये कितने टाइम उससे ज़्यादा बड़ा है? 10 टाइम। बहुत बढ़िया, जिंदगी में इतना ही आगे जाना चाहिए। 11 टाइम। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, सॉरी। आपने कहा ना 10 मीटर की कॉल कर दिया। हाँ देखा 11 टाइम। दीदी ने बोला, मैं दीदी के साथ 11 टाइम। उन्होंने बोला देखो देखो 10 की पावर बोल रहे हैं। 11 टाइम बोल रही है। सोचो हाँ और क्या ये मतलब 1 × 10⁻⁻10 मीटर। एक दिन मैथ्स क्या? के बेसिक की क्लास दे दो। ठीक है। 10 टाइम पागल है क्या? इसका 10 टाइम जानती कितना हो जाएगा? इसका 10 टाइम मल्टी करियो, इसका 10 टाइम मल्टीप्लाई कर तो 22 हो जाएगा। अरे 10 की पावर बोलो हम पावर की बात कर रहे थे देर से। यानी 1000 करोड़ टाइम
वो जब 1 मीटर लेके चलता मैं, यानी ये है 2200 करोड़ टाइम ज़्यादा बड़ी लेंथ है उसके मुकाबले। यानी 2.2 मीटर उससे कितना बड़ा है? 2200 करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा है। अब सोचो इस बैग और खली की लेंथ में कितने का फ़र्क होगा? इतना फ़र्क होगा भाई, मान के चलो। अबे कौन सी मैथ्स पढ़ के आ रखे हो बे? खली मान लो, खली की हाइट 7 फीट होगी, यानी ऐसे बैग आप चलो 15 लिया है, 20 लिया है, यानी हसद मान लो 25 टाइम, यहाँ पे कितना है? 2200 करोड़ टाइम। यानी अगर मैं बात करूँ खली को एडजस्ट करने के, तो ये तो साइज़ में बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, मान के चलो वो एक मटर के दाने से भी उसका भी हाफ से हाफ पोर्शन में खली एडजस्ट हो जाए। सोचो ये कुछ वैसा सिनेरियो यहाँ पे बैठेगा। अच्छा, साइज़ के कंपैरिजन के हिसाब से। अब आया समझ। अब सवाल है कैसे पॉसिबल है यार 2.2 मीटर के लेंथ का डीएनए? इसमें सोचो ना, कोई आपसे ये बोल रहा है कि खली को मैंने ग्लास में पैक कर दिया, तो हट झूठ बोल रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बायोलॉजी के हिसाब से ये पॉसिबल है। टुकड़े करके भी नहीं फिट होगा उसमें तो ग्लास में। चला दो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक। नहीं, इसका आंसर है सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डीएनए 2.2 मीटर की लेंथ का है, इतने छोटे से सेल में एडजस्ट कैसे हो गया? आंसर सुपर कॉइलिंग। लेकिन एक वर्ड से तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और हाँ, सुपर कॉइलिंग और कॉइलिंग में उतना ही फ़र्क है जितना फ़र्क निशांत और दर्श में है, मतलब बहुत ज़्यादा। वो पीछे से अरे मारा बहुत और- ज़्यादा फ़र्क है। कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग में हमें अक्सर लगता है कि यार हमने कॉइलिंग लिख दिया तो ठीक है सर, क्या ही है सर, सुपर तो नहीं लिखा ना। अबे सुपर कॉइलिंग और कॉइलिंग में तुम समझो फ़र्क ऐसा होता है, नॉर्मल कॉइलिंग जैसा आपने देखा होगा, सुपर कॉइलिंग में क्या होता है? कॉइलिंग के अंदर कॉइलिंग, एंड कॉइलिंग के अंदर कॉइलिंग, एंड कॉइलिंग के अंदर कॉइलिंग, दैट इज़ सुपर कॉइलिंग। वेरी नाइस। ठीक है, मतलब देखो कॉइलिंग में क्या होता है, कॉइलिंग में ऐसा होता है, ये है कॉइलिंग। अब देखो अगर ये सुपर कॉइलिंग होती है तो आपको ये, अगर मान लीजिए कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग, तो सुपर कॉइलिंग के अंदर इसमें भी क्या होती? कॉइलिंग होती। फिर अगर आप इसको ऐसे ऐसे आप निकालोगे तो इसमें भी क्या मिलेगी? कॉइलिंग। इसको भी निकालोगे जैसे दिख रहा है, इसमें भी क्या मिलेगी? समझ गए। कॉइलिंग। ये है सुपर कॉइलिंग। और जैसे जैसे आप कॉइलिंग को बढ़ाते हो उसका एरिया छोटा हो जाता है। एरिया छोटा होने से उसकी रिक्वायरमेंट स्पेस की कम होती चली जाती है। जितनी बार कॉइलिंग को बढ़ाओगे उतना कम स्पेस का चाहिए होगा। और यही सेम चीज़ अपने ट्रिप में अप्लाई कर सकते हो। कहीं बाहर घूमने जाओ, आपके पास कम लगेज कैरी करना हो, तो अगर कपड़ों का आप फोल्ड कर लो, बहुत ज़्यादा फोल्ड करके ले जाओगे तो आप ज़्यादा कपड़े कैरी कर सकते हो। लेकिन आप फोल्डिंग नहीं, फोल्डिंग से अवॉइड करोगे, दिक्कत आ जाएगी। तो भाई टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अभी वीडियो पॉज कर दे। 2.2 मीटर की लेंथ का है, इतने छोटे से में एडजस्ट कैसे हुआ? तो पहली बात, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन है तो अगर आपको 1 वर्ड में लिखना हो आंसर, प्लीज़ लिखना सुपर कॉइलिंग और डीएनए। बट अगर एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आप पहले बनाना डायग्राम। कैसे? आप बोलना कि ये एक डीएनए है, ये जो ब्लैक कलर का, और ये जो पूरा बॉल लाइक है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। एक डीएनए इसके ऊपर रैप हुआ, बट क्योंकि एक डीएनए सफिशिएंट तो नहीं होता न्यूक्लियोसोम के लिए, तो वही डीएनए कंटिन्यू होगा और अगले हिस्टोन के पास भी सेम चीज़ करेगा। यानी ऐसे मल्टीपल, सोचो ऐसे मल्टीपल हिस्टोन के ऊपर सिंगल डीएनए रैप करेगा तो बहुत जगह पर क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम तो बनेगा। दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है, जो दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता है, इस डीएनए को लिंकर डीएनए बोलते हैं। लिंकर मतलब लिंक करने, लिंक मतलब जोड़ने वाले डीएनए को बोलते हैं। और साथ ही यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है कौन सा? H1 प्रोटीन। अब आप सोचो कि न्यूक्लियोसोम प्लस में लिंकर डीएनए, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? क्रोमैटोसोम। ये वाला पार्ट क्रोमैटोसोम। तो सिंपली सोचो कि यहाँ पर ये रहा हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे लाखों हिस्टोन प्रोटीन रहे होंगे और एक सिंगल डीएनए इन सब के ऊपर रैप कर जाएगा। सिंगल डीएनए ये ऐसे रैप किया, फिर ऐसे इस तरह से। तो जो बीच का डीएनए है दैट इज़ लिंकर डीएनए, और जो ये पॉइंट है, नोट्स जो बन रखे हैं यहाँ पर, ये हो गया न्यूक्लियोसोम। पता, जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे आपको ये ऐसा दिखेगा, धागे जैसा, जहीं पे आपको बीच में ऐसे कहीं बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक, बीड्स यानी काइंड ऑफ मोती, आपको लगे जैसे एक बहुत सारे स्ट्रिंग में बहुत सारे बीड्स यानी मोतियाँ लगी हुई है ना। तो दूर से देखने पे आपको डीएनए में जो न्यूक्लियोसोम है
वो आपको एक मोती के जैसा दिखेगा। लेकिन ये ध्यान रखना किस माइक्रोस्कोप में, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको ये दिखेगा भी नहीं ऐसा। यानी जब आप डीएनए देखते हो तो पता आपके मन में क्या वो होती है, मतलब ख्याली पुलाव। आपको लोग को लगता है जैसे आप सेल का डीएनए देखोगे तो डीएनए जो है ना बिल्कुल इस शेप में, सुंदर से शेप में बैठा होगा कि चलो ठीक है सामने मुझे देखने आता है, मैं अपना शेप में आ जाता हूँ। आप डीएनए को इस शेप में देखने की उम्मीद रखते हो, है ना, लेकिन आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं। आपको मिलेगा डीएनए कुछ ऐसा, एक धागे में लिपटा हो, एक बॉल में लिपटा हुआ मिलेगा। आपको लगेगा डीएनए में बस कहीं पे गांठें बन रखी है ना, वो क्या होती हैं, बीड्स होती हैं। तो दिस इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। इसमें आप कॉइलिंग बढ़ा दो। हाँ हाँ देख लियो पुराने चैनल, अरे देख लियो पूरा चैनल पड़ा हुआ मेरा भाई। हाँ भाई लेडी कागज देख, कितने बुरे लग रहे छी। कोई बात नहीं। बाहर निकालो, मैं सही नहीं हूँ। अरे मतलब नहीं मैं सह लूँगा, अरे सही कह रही हो, आप लगी नहीं। सही कह रही है। बाहर निकालो ना। हरियाणा में चीरों को छोड़ते हैं। क्या नहीं एक्चुअली अपने यहाँ पे शरीर में थोड़ी सी ब्रेक पाई हुई है तो उसकी वजह से और अजीब भाई लग रहे हो। पूरा चैनल है देख लियो, ठीक है। 2017 से लेके अभी तक का सारा ट्रांसफर देख लेते। इधर देख ले, कोई बात नहीं। कुछ नमक फैलाओ। नहीं नहीं कोई नहीं, चैनल जाके देखो है। 18-19 की हुई है। नीचे कम बताओ। हाँ अच्छा 18-19 का आना है। आराम से करें, क्या दिक्कत है। इसकी है। हाँ 19 की ना, हाँ अबे इतने बुरे लग रहे, लगी नहीं रहे, वो ही है। करे स्टार्ट। जबरदस्ती करे ना मैं। अब देख लो वो गलती मैं दोबारा नहीं करता भाई, ठीक है। गर्दन कटवाना। अलग ही सिस्टम हो गई है उसमें। इधर देख लो, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस, थ्रेड जिसमें मल्टीपल क्या पाए जा रहे हैं, हमें बीड्स क्या है, न्यूक्लियस हो। और जब इसी में कॉइलिंग कर दोगे तो कॉइलिंग के बाद बनता है सोलेनोइड। जानते हो सोलेनोइड क्या, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इसमें ये रहे आपके वो न्यूक्लियोसोम। इसको और ज़्यादा कॉइल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सुपर। देखो सुपर में अगेन कॉइलिंग विद कॉइलिंग वाला कंडीशन आ गया। इसको और कॉइल करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात, फाइबर तो धागे को बोलते हैं, स्प्रिंग को धागा बोलते ही नहीं। अगर जैसे देखा ना, जैसे देखो पे देखा, ये आपको स्पायरल दिख रही है ब्लैक वाली, लेकिन अगर इसको आप 1 किलोमीटर दूर से देखो तो ये स्पायरल आपको सिर्फ एक सीधी लाइन दिखेगी, आपको दिखेगा नहीं कि ये स्पायरल भी है। यानी जब आप डिस्टेंस बढ़ाते हो ना तो आपको उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखता ही नहीं है, आपको सिर्फ एक डॉट या लाइन के रूप में ही दिखती है। यानी ये आप करीब से देखने पे आपको इसमें कॉइलिंग दिखेगी, दूर से देखने पे ये एक धागे जैसा ही नज़र आता है। जब बहुत क्लोज आके देखोगे तब मालूम पड़ेगा ये धागा तो कॉइलिंग है एक्चुअल में। तो इसका नाम क्या है, क्रोमैटिन फाइबर। देखो कॉइलिंग अब और ज़्यादा हो गई, अब और कॉइलिंग ज़्यादा होने से अब बनता है क्रोमैटिड, जो कि क्रोमोसोम का हाफ पार्ट होता है। एंड 2 क्रोमैटिड मिल के क्या बनता है, क्रोमोसोम। आप थोड़ा दिमाग लगाना, जैसे जैसे कॉइलिंग बढ़ रही है एरिया छोटा हो रहा है, स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो रहा है, और जो डीएनए के बीच का गैप है वो भी कम हो रहा है। जब डीएनए के बीच का गैप कम हो जाता है, या जब डीएनए के बीच का गैप कम होने लग जाए, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन इन डीएनए। यानी क्रोमोसोम को बोलते हैं दिस इज द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। यानी डीएनए इससे ज़्यादा कंडेंस हो ही नहीं सकता। डीएनए हद से जब जितना भी क्लोज आएगा उससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकता। तो डीएनए की हाईली कंडेंस फॉर्म का नाम क्या है, क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम क्रोमैटिड एक ही है, यहाँ पे कॉइलिंग नहीं हुई है, आपको बताता हूँ मैं। दो एक क्रोमैटिड है, जब ऐसा एक और आ जाएगा क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। इसके बाद कॉइलिंग नहीं हुई है, याद रखना, कॉइलिंग सिर्फ यहाँ तक हुई है सिर्फ। इसके बाद सिर्फ 2 क्रोमैटिड आपस में जुड़ गए हैं। हाँ क्या करें, हाँ जी इतना ही कर लो। देखो आप जब अपनी बुक में देखो, बुक में देनी बाहर डायग्राम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं वो लोग। क्या, हाँ अब जा सकते हो भाई तुम लोग, बाय बाय।